Hello everyone, I am Abhinav and today we will discuss the union budget. Basically we will discuss its historical brief history of budget and its political and economic concepts. So let's start. तो हम डिस्कस करेंगे बजट का ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इंडिया में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है और बेसिकली कस्टम्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कस्टम्स होते हैं कि बजट बनाते टाइम क्या क्या कस्टम फॉलो किए जाते हैं, हम उनको भी एक बार देख लेंगे। और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है बजट के वो क्या है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सब हम देखेंगे। और इस बार का जो बजट है हमारा 2022, इसके मेजर हाइलाइट्स क्या है वो भी हम इस बार बजट में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रीफ हिस्ट्री बजट की ये है कि एक्चुअली में जो बजट इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को किया गया था। और जिन्होंने किया था वो जेम्स विल्सन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। इन्होंने ब्रिटिश क्राउन को ये बजट प्रेजेंट किया था। तो 1858 का जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं एक्चुअली 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो अ, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 में आया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मिनिस्ट्रीज को डिवाइड कर देना। तो जो डिपार्टमेंट्स थे उन्हें पोर्टफोलियो में बांट दिया गया और उसमें एक इकोनॉमिक पोर्टफोलियो भी बनाया गया था। तो जेम्स विल्सन ने जो है उसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश क्राउन को पहली बार बजट प्रेजेंट किया, इंडिया का बजट प्रेजेंट किया। अच्छा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, तो उस समय सबसे पहला बजट जो प्रेजेंट किया उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुगम सेठी ने प्रेजेंट किया। सबसे जो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है वो निर्मला सीतारमन होल्ड करती है। और ये बजट था यूनियन बजट 2021 का, जो इन्होंने February 1 2022 में स्पीच दिया था। ये कोविड के टाइम पे एक्चुअली बजट आया था, तो उस समय का लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो है निर्मला सीतारमन होल्ड करती है। फिर है शॉर्टेस्ट बजट स्पीच। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच जो है वो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के नाम पे है। इन्होंने 1977 में शॉर्टेस्ट बजट स्पीच डिलीवर किया था। एक्चुअली वो टाइम था जब इंडिया इंटरनल इमरजेंसी के बाद निकला था। तो उस समय बजट जो है सबसे छोटा स्पीच इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था। ओके, सबसे ज्यादा बजट किसके नाम पे है, सबसे ज्यादा बजट किस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किए हैं, तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा प्रेजेंट किए हैं। इन्होंने 10 बजट प्रेजेंट किए हैं, 10 बार बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। पी चिदम्बरम ने 9 बार किया है, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया है, यशवंत सिन्हा ने 8 बार किया है और मनमोहन सिंह ने 6 बार किया है। अच्छा, पेपरलेस बजट इंडिया में सबसे पहले 2021-22 का बजट था। और ये बजट जो है 2020 में प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो एक्चुअली कोविड पेंडेमिक का टाइम था और इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले लॉन्गेस्ट बजट स्पीच भी उसी समय दी गई। तो पार्लियामेंट में अभी तक क्या था कि हार्ड कॉपी बजट सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड की जाती थी। इस बार क्या हुआ कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो दिया गया सबको। और वैसे ही डिस्कस भी हुआ। हार्ड कॉपी किसी को नहीं दी गई, तो इसको पेपरलेस बजट बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल बजट नहीं बोलेंगे क्योंकि डिजिटल बजट का मतलब होता है कि डिजिटलाइजेशन के लिए कितना बजट दिया गया है। इसको पेपरलेस बजट ही बोलेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है कि कौन से वुमेन ने इंडिया में बजट प्रेजेंट किया है, तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी टू प्रेजेंट बजट एज अ वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट। तो इंदिरा गांधी ने 1970-71 के जो यूनियन बजट था उसको उन्होंने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था सबसे पहली बार। उसके बाद निर्मला सीतारमन ने 2019 में किया और उसके बाद से कंटिन्यू निर्मला सीतारमन ही ये बजट प्रेजेंट करती आ रही हैं। 3 बार अभी तक वो बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। फिर आता है रेलवे बजट। तो 2017 में एक्चुअली रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके पहले तक जो है बजट वो सेपरेट प्रेजेंट किया जाता रहा। इसका रीजन था क्योंकि रेलवे बजट जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाता था। बट 2017 में रेलवे बजट को और यूनियन बजट को 92 ईयर्स के बाद आपस में मर्ज कर दिया गया था और एक साथ प्रेजेंट किया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ आइकॉनिक बजट जो इंडिया की हिस्ट्री में प्रेजेंट किए गए हैं। उनके एक पर्टिकुलर नाम भी हैं जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ब्लैक बजट जो एक्चुअली वो यशवंत राव चौहान थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ब्लैक बजट ये प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। ब्लैक बजट इसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि उस समय इंडिया चाइना वॉर चल रहा था।
1962 का। और उस समय हमारा फिजिकल डेफिसिट, वॉर की वजह से हम फिजिकल डेफिसिट में चले गए थे, और हमारा फिजिकल डेफिसिट उस समय का 550 करोड़ के आसपास था, जो बहुत ज्यादा था। तो इंडिया जो है वो एक्यूट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहा था। तो उस समय जो है 1973 1974 का जो बजट है, उसको हम ब्लैक बजट बोलते हैं। वाई? ड्यू टू फिजिकल डेफिसिट ऑफ 550 करोड़। उस समय के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। ओके, सो नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक बजट। तो एक्चुअली ये कैरेट एंड स्टिक बजट राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस गवर्नमेंट, फरवरी 28 1986 को प्रेजेंट किया गया था। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह। गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और पीएम थे आपके राजीव गांधी। तो एक्चुअली में ये फर्स्ट स्टेप था इंडिया का, जो लाइसेंस राज था उसको डिसमेंटल करने के लिए। इसको कैरेट एंड स्टिक बजट इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे पहली बार इंडिया इंडिया में जो है वो मोड वैट लेके आए गए। और क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का होता था, जो कंज्यूमर्स को दो दो बार कभी कभी टैक्स देना पड़ जाता था। और तो एक्चुअली कैरेट एंड स्टिक बजट इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है स्मगलर्स थे, ब्लैक मार्केटर्स थे, टैक्स इवेडर थे, उनके लिए स्टिक का काम करता था। और जो प्रॉपर बजट, जो प्रॉपर टैक्स देते थे, उनके लिए कैरेट। कैरेट मतलब उनके लिए अच्छा था। और जो ब्लैक मार्केटर्स स्मगलर्स थे, उनके लिए ये बजट में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की सबसे पहली बार व्यवस्था की गई। फिर आया इपोकल बजट 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। और इसने जो है कम्प्लीटली लाइसेंस राज को इंडिया में खत्म कर दिया। और सबसे पहले इंडिया में जो है सबसे पहली बार एलपीजी की व्यवस्था की गई। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी वाला जो बजट है इपोकल बजट के नाम से जाना जाता है, और ये 1991 में आया। और उस समय जो है पूरी दुनिया में भी एक तरह से रिसेशन चल रहा था, और इंडिया जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स पे बिल्कुल आ गया था, क्योंकि इंडिया में लाइसेंस राज की वजह से करप्शन बहुत बढ़ गया था। तो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारना जरूरी था। तो उस समय मनमोहन मनमोहन सिंह ने जो है बहुत ही समझदारी से एलपीजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और कस्टम ड्यूटी को जो है वो 220% से 150%, 150% कम किया, और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। इंडिया से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया। तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसको इपोकल बजट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम बजट। तो ड्रीम बजट जो है ये 1997 1908 का बजट था। ड्रीम बजट पी चिदम्बरम ने इसको प्रेजेंट किया था। और एक्चुअली में इसमें सबसे पहली बार लाफर कर्व प्रिंसिपल को यूज किया गया। तो उसके थ्रू क्या किया गया कि जो टैक्स बेस था, हमारा टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए टैक्स जो स्लैब थी उनको हमने लो कर दिया, तो इससे हमारा कलेक्शन टैक्स का बढ़ गया। ठीक है, और इन्होंने और भी कई इसमें सुधार किए थे। जो हमारा टैक्स का सिस्टम था उसमें इन्होंने कई रिफॉर्म्स किए। ठीक है, ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए, तो इसे ड्रीम बजट का नाम दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मिलेनियम बजट। यशवंत सिन्हा ने प्रेजेंट किया था 2000 में। और ये मिलेनियम बजट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे पहली बार जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग से जो है इस बजट में काफी सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ इंडस्ट्री काफी सपोर्ट किया गया इस बजट में। और कंप्यूटर कंप्यूटर एक्सेसरीज इन सब चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की गई। फिर आया रोल बैक बजट। यशवंत सिन्हा ने ही प्रेजेंट किया था। 2002 2003 का बजट था, एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। और इसको रोल बैक बजट किया जाता है क्योंकि इसमें कई सारे जो है प्रपोजल उसको दोबारा रोल बैक किया गया था। फिर है वेन हमारा लास्ट जो है इम्पोर्टेंट बजट है, वो है वंस इन अ सेंचुरी बजट। ये फरवरी 2021 को प्रोजेक्ट किया गया। इसको वंस इन अ सेंचुरी बजट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में ये कोविड के बाद से सबसे इम्पोर्टेंट बजट जो निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया एनडीए गवर्नमेंट में। और इसमें कई सारी चीज़ों को जो है रिफॉर्म किया गया। टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया गया, और हेल्थ केयर फैसिलिटी पे बहुत इन्वेस्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया गया। और इसलिए जो है इसको वन इन अ सेंचुरी बजट बोलते हैं। तो एक्चुअली बजट का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कि कैसे जो है इंडिया में बजट इंट्रोड्यूस हुआ, और क्या क्या उसके अलग अलग क्या क्या उसके जो है अलग अलग फेज रहे हैं इंडिया में। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड कस्टम्स ऑफ बजट।
तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको हम एक बार देखते हैं कि पॉलिटिकल जो है इसका अप्रोच क्या है बजट का। तो बजट को एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन ही नहीं किया गया है। इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट है क्या? कुछ नहीं है, एक जस्ट साल भर का जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब कितना हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट बनता है और कितना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कितना हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है और कितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो हम बाद में समझेंगे ये टर्म्स हैं क्या। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये दिया गया है। तो आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसको हम पूरा देखते हैं एक बार कहता क्या है। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर laying before parliament an annual financial statement, providing a statement of the estimated receipt and expenditure for the financial year. The statement evidences for the receipts and expenditure of the government in three separate parts under which accounts are maintained. These are Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, and Public Fund of India. ओके, तो बेसिकली इसका इजीली अगर हम समझे तो जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी एग्जीक्यूटिव रहेगा पार्लियामेंट में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उसको हर साल जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है कि कैसे जो है पूरे कंट्री का एक्सपेंडिचर चलेगा और कैसे जो है पूरी कंट्री का रिसिप्ट्स का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो प्रेजेंट करना है, जस्ट नॉर्मल जैसे घर का बजट होता है वैसे ही। तो यहाँ पर हर एक फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर हम कभी से भी ले सकते हैं, मगर जो कस्टम चला आ रहा है वो यही रहता है फाइनेंशियल का कि मार्च से अप्रैल का जो है फाइनेंशियल ईयर वो लिया जाता रहा है हर साल। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ये एक्चुअली में फंड है जिसमें इंडिया के टैक्स का जितना भी टैक्स इंडिया में कलेक्ट होता है और जो भी पब्लिक का जितना भी पैसा है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया जाता है। कंटिजेंसी फंड एक इमरजेंसी फंड की तरह है। इसमें एक प्रॉपर अमाउंट का कंटिजेंसी बनाए रखा जाता है कि कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में उसको यूज किया जाता है। और पब्लिक अकाउंट भी इसी तरह है, उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है? ये आर्टिकल 112 में मेंशन है, इसको ही बजट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, बजट में होता क्या क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। की टू बजट डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता ही होता है। बजट एट अ ग्लांस होता है, बजट स्पीच होती है, बजट हाइलाइट्स होता है, और रिसिप्ट्स बजट होता है, फाइनेंस बिल होते हैं, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है जो बजट के टर्म्स को इजीली समझाता है, अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, और डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं। एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था जो कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए लाया गया था। तो एफआरबीएम स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कितना फाइनेंशियल डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और इसको हम किस तरह आगे कम करेंगे। उसके बाद जो है ग्रांट्स की डिटेल डिमांड्स होती हैं कि हर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने क्या अपनी ग्रांट्स की डिमांड किया है और उनको कितना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड क्या क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। तो फाइनेंस बिल जितने भी हैं, फाइनेंशियल बिल, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अप्रोप्रिएशन बिल ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। डिमांड फॉर ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। ठीक है, अच्छा, लीगली मैंडेटेड क्या है? एफआरबीएम स्टेटमेंट जो है, एफआरबीएम एक्ट, वो लीगली मैंडेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड है ही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स बेसिकली जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हर मिनिस्ट्री को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113, आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट्स का प्रोविजन है। और एक्चुअली में ये जो डिमांड्स होती हैं ये हर मिनिस्ट्री की डिमांड्स होती हैं और हर डिपार्टमेंट की डिमांड होती हैं और ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती हैं। ठीक है, कि किसी भी मिनिस्ट्री को, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को उनका जो डिमांड्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और भी कुछ नया यूनिवर्सिटी खोलना है, तो उन सब का वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिमांड देते हैं और मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग
मनी बिल बना के उसको उन डिमांड्स को इकट्ठा करती है और वो बजट के लिए उसको भेजती है कि हमें जो है 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 103 में दिया गया है। अप्रोप्रिएशन बिल फिर आर्टिकल 114 में दिया गया है। तो वो डिमांड जब पार्लियामेंट में जाती हैं तो एक्चुअली दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड कि कोई भी जो है मनी बिल होगा, फाइनेंस बिल होगा, तो जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिसमें पब्लिक की टैक्स का या फिर पब्लिक का कोई भी पैसा है, तो वो बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पार्लियामेंट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। लोकसभा को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पावर ऑफ पर्स मिला हुआ है। लोकसभा के पास जो है पावर ऑफ पर्स है, मतलब जो इंडिया की जनता का जो पर्स है, जो पैसा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। ठीक है। तो बिना लोकसभा की परमिशन के एक भी पैसा जो है वो इंडिया की जनता का वो बाहर नहीं जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये बाहर कैसे निकलेगा? ये अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू निकलेगा। ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि एक्सपेंडिचर के लिए जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकाला जाए। ठीक है। अच्छा, इस बिल का जो प्रोसीजर है वो मनी बिल की तरह है। मनी बिल हम जानते हैं कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है और राज्यसभा जो है इसको अमेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ 14 दिन तक होल्ड कर सकता है। हाँ, राज्यसभा इसमें सजेशन जरूर दे सकता है, जो कि लोकसभा के ऊपर है पूरी तरह, वो माने या ना माने। तो जो सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा क्या, जो एब्सोल्यूट पावर है वो लोकसभा के पास ही है मनी बिल की। ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल भी सेम उसी तरह पास होता है, सेम सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है। फिर आता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल भी मनी बिल की तरह होते हैं, बट एक्चुअली में इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। मनी बिल का डेफिनेशन कहाँ दिया है ये हम देख लेते हैं एक बार। मनी बिल का डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 101 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मनी बिल का आर्टिकल बहुत जगह पूछा गया है कि मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है। ठीक है। तो मनी बिल आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में मेंशन है। ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल, बट एवरी मनी बिल इज नॉट अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है। A bill is deemed to be a money bill if it contains provision dealing with six specific matters provided under Article 101, 110 Clause 1। ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल है उसके लिए उसमें जो है, अगर कोई भी फाइनेंशियल बिल है उसमें टैक्स का इम्पोजिशन है, एबोलिशन है, रिमिशन है, अल्टरेशन है और रेगुलेशन है। ठीक है। अगर ये सारी चीजें वो 6 क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो उसको हम मनी बिल बोलेंगे, और ये आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप ए और फाइनेंशियल बिल टाइप बी। तो ज्यादातर जो है वो मनी बिल की तरह होते हैं और इनका सेम जो है प्रोविजन वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कैसे इनको पास किया जाएगा, और लोकसभा के पास ही पावर होती है। ठीक है। फिर आता है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के अलावा वोट ऑन अकाउंट बहुत डिफरेंट चीज है। आर्टिकल 116 की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 116 में जो है वोट ऑन अकाउंट के बारे में दिया गया है, और ये पावर भी लोकसभा के पास है। ठीक है। और सेम जो है इसमें आर्टिकल 116 लोकसभा को पावर देता है, अथॉरिटी देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी का विड्रॉल कैसे होगा। ठीक है। बट ये जो है जब कुछ एक्सेप्शनल ग्रांट होती हैं और अर्जेंट जरूरत होती है क्रेडिट की, तो वोट एंड अकाउंट के थ्रू पैसा दिया जा सकता है। कि जैसे भी किसी भी गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है, ठीक है, तो वोट एंड अकाउंट करके उस मिनिस्ट्री को, अगर किसी मिनिस्ट्री को कुछ पैसे की जरूरत है तो वो अपना डिमांड फॉर ग्रांट सेंड करेगी और उसको जो है वोट ऑन अकाउंट के जरिए जो है पैसा दिलाया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए अलग से बजट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू उसको पैसा प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है। फिर हमारा आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है। 2003 में बिल आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट था क्योंकि इंडिया का जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है। तो एक्चुअली ये एक्ट जो है ये लीगली मैंडेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट के साथ साथ जो है इसको भी पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है हर फाइनेंशियल ईयर का, जो भी फाइनेंशियल ईयर रहेगा
और इसमें फिजिकल पॉलिसी की स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे जो है गवर्नमेंट वो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको मिनिमाइज करेगी। ठीक है। अच्छा। कोई भी जो है मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट जो है हमारा, उसकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है। और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 117(1) और 117 क्लॉज 3 में जो है दिया हुआ है। फॉर द इंट्रोडक्शन कंसिडरेशन ऑफ द बजट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी। ठीक है। उसके बाद ये लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। बजट एक्चुअली जो इसका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।